नमस्कार दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं जीसी पांडे। इस समय हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। राजनीति विज्ञान में स्पेशली नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए लोक प्रशासन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोक प्रशासन से नेट और जेआरएफ के लिए काफी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा चूंकि अलग हटके होते हैं, इसलिए अक्सर इनको आप छोड़ देते हैं और ये आपकी मेरिट को हाई करने में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ करा देते हैं। तो ऐसे में आप इस टॉपिक पर भी ध्यान दीजिए। यानी नेट तो आपका कई बार क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जब आप जेआरएफ के लिए प्रयास करते हैं तो वहां पर आप जरूर अटक जाते हैं, अगर ये लोक प्रशासन का विषय, आपका लोक प्रशासन का जो पार्ट है वो आपका तैयार नहीं है। तो लोक प्रशासन के इस सीरीज में हम पूरी सीरीज आपको यूट्यूब पर लगभग फ्री दे रहे हैं, जिसमें अगर आप लगातार चैनल पर बने हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफी लाभकारी होगी। इसमें हम लगभग जितने टॉपिक हैं, यानी लोक प्रशासन के अर्थ से लेकर के विषय विकास से लेकर के अदर टॉपिक जितने भी हैं, संगठन है, प्रशासनिक चिंतक है, लोक नीति है, उत्तरदायित्व नियंत्रण है, कार्मिक प्रशासन का भाग है, ये पूरा का पूरा आपको हम लगभग पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, तो फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं संगठन में। संगठन के में इससे पहले हमने आपको पद पढ़ा दिया है, प्रत्यायोजन पढ़ा दिया है और उन वीडियोस को आपने काफी देखा भी है और हमें इससे प्रोत्साहन मिला है। आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और थोड़े कमेंट भी करके आप हमको बता सकते हैं कि आप इसमें और क्या बेहतर चाहते हैं और इससे हम अपने काम को और बेहतर कर पाएंगे। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है संगठन से रिलेटेड, तीसरा टॉपिक मैं ले रहा हूं आदेश की एकता, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। संगठन में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और उन प्रक्रियाओं का अनुपालन बहुत आवश्यक होता है। संगठनात्मक तत्व उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना महत्वपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्य होता है। उन्हीं संगठनात्मक तत्वों में एक तत्व है आपका आदेश की एकता। अब यहां दो शब्द हैं, एक है आदेश और दूसरा है एकता। किसकी? आदेश की एकता। ठीक है, आदेश किसे कहते हैं? आदेश क्या है भाई? किसी उच्च से अधीनस्थ को, किसी उच्च से अधीनस्थ के द्वारा किसी कार्य को करने को या किसी प्रक्रिया के अनुपालन के लिए जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो आपको कार्य करने के लिए कहा जाता है, यानी किसी उच्च अधिकारी के द्वारा किसी अधीनस्थ कर्मचारी को कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो वही क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। कहा जाएगा? उच्च से अधीनस्थ, यानी उच्च पद से निम्न पद को ही तो दिया जाएगा आदेश। ठीक है ना, कि निम्न पद से उच्च पद को दिया जाएगा, जाहिर सी बात नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी उच्च पद से अधीनस्थ को दिया जाने वाला या कार्य करने के लिए कहा जाना ही क्या है? आदेश है। अब आदेश की एकता क्या है यहां समझना है। तो आपने पहले समझा आदेश क्या है, अब समझिए आदेश की एकता क्या है। अब अगर एक उच्च अधिकारी ही लगभग अपने अंदर आने वाले अधीनस्थों को आदेश दे रहा है, या आप इसको उल्टा कह सकते हैं कि एक यूनिट में आने वाले सभी अधीनस्थों को अगर उनका एक ही अधिकारी उनको कार्य करने के लिए कह रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आदेश की एकता कहते हैं। यानी विभिन्न कर्मचारियों का अगर केवल एक ही स्वामी है तो उसके द्वारा जो भी कार्य करने के लिए कहा जा रहा है वही क्या कहलाएगा? आदेश की एकता कहलाएगा। अब आदेश की एकता की कितनी आवश्यकता है, इसको इस संदर्भ में समझिए। इसको ऐसे समझिए आप कि अगर चिंतकों को देखें तो चिंतकों को हम दो भागों में सामान्य तौर पर बांट सकते हैं। एक है परंपरागत चिंतक और एक है आधुनिक चिंतक। परंपरागत चिंतक वो हैं जिन्होंने संगठनों में हमेशा आदेश की एकता की बात की है, लेकिन जो आज आधुनिक चिंतक हैं
वे अब संगठन में आदेश की एकता के साथ साथ आदेश की विविधता की बात भी करते हैं। ये हम बाद में मिलेंगे, आदेश की विविधता हम बाद में लेंगे। अभी फिलहाल इसी बात कर रहे हैं आदेश की एकता की। अब उन सभी महत्वपूर्ण चिंतकों में जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट चिंतक बोलें तो इसमें हेनरी फेयोल का नाम आपने सुना होगा। हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल साहब क्या कहते हैं? हेनरी फेयोल साहब ये कहते हैं, हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि किसी भी संगठन में आदेश देने वाला और आदेश ग्रहण करने वाला के बीच में यह विश्वास होना चाहिए कि जो हमको आदेश दे रहा है हमें उसी के आदेश का अनुपालन करना है, और ऐसा होने से संगठन में आदेश की एकता बनी रहेगी। ठीक है, यानी हेनरी फेयोल साहब इसको संगठन का आवश्यक तत्व मानते हैं। क्या मानते हैं? संगठन का आवश्यक तत्व मानते हैं। अब आवश्यक तत्व इन्होंने कहां माना है? एक्चुअली हेनरी फेयोल साहब ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्या कहते हैं? इनके दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक है पोकॉक थ्योरी, इसको भी आप लोग अभी आगे पढ़ाएंगे भी, इसको जान लीजिएगा। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग, इसको ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग। अरे बाप रे, एक मिनट, थोड़ा सा ये गड़बड़ लिख दिया हमने। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये हेनरी फेयोल का सिद्धांत है। ये सिद्धांत दूसरा प्रबंध के 14 सिद्धांत। इसी प्रबंध के 14 सिद्धांतों में इन्होंने आदेश की एकता की बात की हुई है। किसकी बात की हुई है? आदेश की एकता की बात की हुई है। अब इन्हीं के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण चिंतक हैं फिफ्नर एवं प्रेस्थस। फिफ्नर एवं प्रेस्थस। फिफ्नर एवं प्रेस्थस क्या कहते हैं? फिफ्नर और प्रेस्थस ये कहते हैं कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक नेता के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक नेता के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। यानी किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक नेता के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। मतलब कि संगठन के प्रत्येक सदस्य का स्वामी यानी मालिक केवल एक होना चाहिए। अब इसको आप अपने परंपरागत परिवार में देख सकते हैं। जो परंपरागत परिवार, पहले के परिवार हुआ करते थे, उनमें परिवार का जो मुखिया होता था वो एक ही होता था और लगभग समस्त अधिकार उसके पास ही सुरक्षित रहते थे। मतलब उसी के पास भी रही राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक प्रमुख था पूरी फैमिली का। उसी के पास प्रशासनिक अधिकार, जो बोल दिया वही होना है। न्यायिक अधिकार, गलत और सही का निर्णय भी वही लेगा। ये सारे अधिकार उसके पास हुआ करते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि परिवार का मुखिया ही सब कुछ था और उसी के पास आदेश देने की शक्ति थी। बाकी सबको आदेश ग्रहण करना था। हाँ, वो भी अपने अधीनस्थों को आदेश दे सकते थे, लेकिन जब परिवार के मुखिया के पास ही चीफ अथॉरिटी रहती है
तो उससे एक चीज यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी और के पास निर्णय की शक्ति नहीं है, तो उसका आदेश ही सर्वोपरि होगा। अल्टीमेटली सभी को उसका आदेश मानना पड़ेगा, सभी को उसका आदेश मानना पड़ेगा। यही बात फिफ्नर और प्रेस्थिस साहब कहते हैं। क्या कहते हैं फिफ्नर प्रेस्थिस साहब? कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक नेता के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। केवल एक नेता और केवल एक नेता के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सभी का प्रमुख एक होगा, यानी आदेश की एकता बनी रहेगी। अब आदेश की एकता होने से एक फायदा संगठन को यह भी होता है कि संगठन में सत्ता किसके पास है, उत्तरदायित्व किसके पास है, इसका भी निर्धारण अपने आप हो जाता है। भाई जिसके पास आदेश देने की शक्ति है उसी के पास सत्ता है, जिसके पास आदेश, जिसको आदेश ग्रहण करना है, जाहिर सी बात है वह अधीनस्थ है। यानी जिसके पास आदेश देने की शक्ति है वह सत्ता है, उसके पास सत्ता है। जिसके पास जिसको आदेश ग्रहण करना है वह अधीनस्थ है। यानी सत्ता और उत्तरदायित्व का भी स्पष्ट निर्धारण हो जाता है। किससे हो जाता है? आदेश की एकता बनी रहने से। अब हम थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं यहां पर। दरअसल जब समय बदलता है, तकनीक बदलती है, तो प्रक्रियाएं भी बदल जानी चाहिए। और जो प्रक्रियाएं, अगर संगठन की प्रक्रियाएं नहीं बदलती हैं तो यह भी श्योर है कि संगठन समाप्त हो जाएगा, संगठन चल नहीं पाएगा। समय और तकनीक के परिवर्तन के साथ ही प्रक्रियाओं का बदलना या प्रक्रियाओं में संशोधन करना भी आवश्यक हो जाता है। जो आधुनिक चिंतक हैं उन्होंने आदेश की एकता के स्थान पर आदेश की विविधता का समर्थन किया। ठीक है ना? आदेश की विविधता इसलिए बदली, आदेश की विविधता कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि समय बदला, तकनीकी परिवर्तन आए, और तकनीकी परिवर्तन के कारण से यह भी मामला बदल गया। अब जैसे अगर किसी सरकारी संगठन में आप जाएंगे या किसी निजी संगठन में ही आप जाएंगे तो आदेश दो प्रकार से हो जाते हैं। एक आदेश होता है प्रशासनिक विषय वस्तु पर, प्रशासनिक विषय वस्तु पर, और दूसरा हो जाता है तकनीकी विषय वस्तु पर। दूसरा क्या हो जाता है? तकनीकी विषय वस्तु पर। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रशासनिक विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट है और तकनीकी विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आप ऐसे समझिए, जैसे सरकार है, अब वो राज्य सरकार भी हो सकती है, वो केंद्र सरकार भी हो सकती है। सरकार ने एक निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? कि हमें साइकिल बांटना है। क्या बांटना है? साइकिल बांटना है। अब ये जो निर्णय है, इस निर्णय में, साइकिल बांटने के निर्णय में दो भागीदार हैं। एक है सचिवालय और दूसरा है निदेशालय, यानी सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट। सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट। सचिवालय से जो आदेश मिलेगा साइकिल के बांटने का, यह कैसा होगा? यह नीतिगत आदेश होगा। कैसा आदेश होगा? नीतिगत आदेश होगा। लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा? सबको मिलना चाहिए, जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए, किसी को दोबारा नहीं मिल जाना चाहिए, कोई छूट नहीं जाना चाहिए। ये जो आदेश होगा ये कैसा होगा? ये तकनीकी आदेश होगा। कैसा आदेश होगा? ये तकनीकी आदेश होगा। तो दो प्रकार से आदेश हुए, यानी एक सामान्य आदेश या नीतिगत आदेश और दूसरा तकनीकी आदेश। अब इसी को थोड़ा सा हम चिंतकों में जाएं, तो चिंतकों के आधार पर देखें तो यहां पर हम नाम लेंगे टेलर साहब का। टेलर,
टेलर को आप लोग जानते होंगे, बहुत ही एफडब्ल्यू टेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट चिंतक हैं आपके लोक प्रशासन में। नेट जेआरएफ के बच्चे इस पर ध्यान देंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन इस पर आते हैं। टेलर ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। एक पहला सिद्धांत था वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, और दूसरा था इनका कार्यकारी फोरमैनशिप की अवधारणा। आप अक्सर सुने होंगे फैक्ट्रियों में कि भाई फला व्यक्ति हैं और वो फला फैक्ट्री में फोरमैन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोरमैन का कॉन्सेप्ट है ये टेलर साहब ही लेकर के आए, लेकिन टेलर ने जो कार्यकारी फोरमैनशिप की बात किया, इस कार्यकारी फोरमैनशिप में इन्होंने 8 बॉस की संकल्पना किया। बॉस, ठीक है, ठीक है, कौन? बॉस। 8 तरह के बॉस की बात किया। इसमें जो 4 बॉस थे वो किसके थे? वो जो 4 इनके बॉस थे वो थे नीतिगत निर्णय के लिए। किसके लिए? नीतिगत निर्णय के लिए। लेकिन जो आगे 4 बॉस थे वो किसके लिए थे? वो तकनीकी निर्णय के लिए। यानी इन्होंने संगठन में कार्य उचित प्रकार से संपन्न हो उसके लिए कार्यकारी फोरमैनशिप में 8 प्रकार के बॉस की बात किया। उसमें 4 सामान्य यानी नीतिगत निर्णय के लिए, नीतिगत कार्यों के लिए, और 4 किसके लिए? तकनीकी कार्यों के लिए। इससे से क्या हो गया कि अब आदेश बदल गया ना, यानी आदेश देने वाले कुल मिला के कितने हैं? 8 हैं, लेकिन 8 में 4 जो है वो तकनीकी बॉस हैं, नीतिगत बॉस हैं, और 4 कौन हैं? तकनीकी हैं। यानी ये नीतिगत निर्णय लेंगे और ये तकनीकी निर्णय लेंगे। जो तकनीक के एक्सपर्ट हैं वो तकनीक संबंधित निर्णय लेंगे, और जो नीति से संबंधित एक्सपर्ट है वो उसके निर्णय लेंगे। तो यहां पर आदेश की एकता के स्थान पर क्या हो गई? आदेश की विविधता हो गई, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड की बजाय क्या हो गया? डाइवर्सिटी इन कमांड। क्यों हो गया? क्योंकि समय और परिस्थिति बदलती है। जब समय और परिस्थिति बदलेगी तो प्रक्रियाओं में परिवर्तन आएगा। इसी तरह से एक और चिंतक थे मिलेट साहब। मिलेट साहब ने दोहरे आदेश की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दोहरे आदेश की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यहां दोहरे आदेश से मतलब होता है कि 2 प्रकार का आदेश। वही मैंने जो बताया अभी आपको, 2 प्रकार का आदेश। यानी एक कौन सा आदेश? एक तकनीकी आदेश, क्या? तकनीकी आदेश, और दूसरा नीतिगत आदेश। अब इस आदेश की विविधता के आ जाने से होता क्या है भाई? अगर संगठनात्मक प्रक्रियाएं बदल गई हैं तो संगठनात्मक प्रक्रियाओं के बदलने के साथ ही संगठनात्मक तत्वों में भी तो परिवर्तन आएगा। और अगर संगठनात्मक तत्व नहीं बदलते हैं तो संगठन जो देना चाहता है वो हो नहीं पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा, और संगठन सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा, और एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट जो विकास प्रशासन की अवधारणा है वह नहीं मिल पाएगी। विकास प्रशासन क्या कहता है? विकास प्रशासन एक गतिशील अवधारणा है जो ये कहता है कि दरअसल विकास, नीति, तकनीक, प्रक्रिया, सिद्धांत यह समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। यानी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आज हम उच्चतम स्तर पर हैं, अपने हायर स्टेज पर हैं, लेकिन कल को आप बदलाव के लिए स्वीकार ना करें, अपने आप को बदलाव के लिए तैयार नहीं रहें, तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। इससे आप पीछे रह जाएंगे। और आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की कंपनियां
जो कभी अपने टॉप लेवल पर रहती हैं, लेकिन वह यही बदलाव को स्वीकार नहीं करती हैं और उस बदलाव में पीछे रह जाती हैं। अगर आज पार्ले जी उसी तरह का बिस्किट बना रहा होता केवल, तो शायद आज वो इतने बड़े ब्रांड के तौर पर नहीं होता। लेकिन आज वह ब्रांड तो बना ही रहा, वह बिस्किट तो बना ही रहा जो पहले बनाता था, लेकिन उसने नए नए बिस्किट भी लॉन्च कर दिए। अब उससे क्या हो गया कि वह नई जनरेशन है उनकी भी पसंद बना रहा, और जो पुरानी जनरेशन है उनकी भी पसंद बना रहा। और अगर पुराना अच्छा है तो पुराना भी नया हो जाता है, और नया तो नया रहता ही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में आदेश की एकता की जो पुरानी अवधारणा थी, वो आदेश की एकता की जो पुरानी अवधारणा थी वो क्या हो गई, आज जो है वो बदल गई। यानी आदेश की एकता की पुरानी अवधारणा में परिवर्तन हो गया, और अब क्या हो गया, आदेश की विविधता की बात होने लगी। क्योंकि विविधता में एक्सपर्टाइजेशन है, विशेषीकरण है, और इस विशेषीकरण से कहीं ना कहीं संगठन को ही लाभ पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, ये परिवर्तन और भी कई कारणों से होता है। दरअसल पहले क्या होता था कि संगठन में उतने ज्यादा एजेंसीज नहीं होते थे, उतने ज्यादा अभिकरण नहीं होते थे, लेकिन आज क्या हो गया, आज दरअसल अभिकरण जो है वो बढ़ गए। पहले जैसे यानी एक स्टाफ के साथ साथ सहायक अभिकरण, यानी एक ही एजेंसी के कई भाग हो गए, और अलग अलग भाग हो जाने से अब आदेश की एकता यानी संगठन में अधीनस्थों का एक स्वामी नहीं हो गया, बल्कि एक से अधिक स्वामी होने लगे। क्योंकि जैसे संगठन विस्तारित होगा, संगठन बड़ा होगा, और उसमें अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, तो नो डाउट जो है वो उसमें आदेश की एकता की जगह आदेश की विविधता। आदेश की विविधता का मतलब ये नहीं हुआ कि आदेश की एकता नहीं होगी, नहीं, अभी भी सीईओ एक ही होगा किसी कंपनी का, लेकिन अलग अलग, जैसे एक विषय होता है तो अलग अलग विषय का एक्सपर्ट अलग अलग होता है, क्योंकि उससे एक्सपर्टीजमेंट मिल जाता है आपको। इसी तरीके से यहां पर भी है कि जो जिसका एक्सपर्ट है उसका आदेश अगर अधीनस्थ ग्रहण करता है तो वह संगठन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो आज हमने संगठन के महत्वपूर्ण भाग आदेश की एकता, आदेश की विविधता की बात किया। ठीक है, और अभी हम इसके बाद वाले वीडियो में समन्वय लेंगे, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपके संगठन के सिद्धांत में, संगठन के तत्वों में। संगठन के तत्वों के बाद जितने इससे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी पूरा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को थोड़ा, और शेयर भी करते जाइए जिससे, और हमें कमेंट करके बताइए कि आप को एक ऐसा लग रही सीरीज, क्योंकि हम पूरे लोक प्रशासन को इसमें आपको पूरा पढ़ा देंगे, और जिससे नेट जेआरएफ के बच्चों का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर उनका छूट जाता है, जिसकी मुझे बहुत अपने इस जो है 17 ईयर के कैरियर में हमें काफी बातें सुनने को मिलती हैं अक्सर कि सर ये वाला पार्ट छूट जाता है। अक्सर लोग टीजीटी पीजीटी का तो पढ़ा देते हैं, लेकिन नेट जेआरएफ के पार्ट को छोड़ देते हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं या नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, अगर आप राजनीति विज्ञान विषय पढ़ना चाहते हैं, उससे टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, एलटी दे रहे हैं, नेट जेआरएफ दे रहे हैं, तो शाम को 5 बजे का बैच है, आप संस्थान में आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। आराध्या अकेडमी कलनगंज थाने के सामने है, यहाँ आप आ सकते हैं। और बाकी अभी हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्जेस, बहुत मिनिमम फीस रहेंगी हमारी, और एक क्वालिटी एजुकेशन का हम आपसे दावा करते हैं, वादा करते हैं आपसे। ठीक है, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके। थैंक यू।